कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां शून्य को एक संख्या के रूप में मान्यता ही नहीं थी। यह ऐसा है जैसे बिना खाली कटोरे के केक बनाने की कोशिश करना। लोग उन चीजों को गिन सकते थे जिन्हें वे देख सकते थे और छू सकते थे। एक भेड़, 2 सेब, 3 दोस्त। उनके पास उन चीजों के लिए संख्याएं थीं जो मौजूद थीं, लेकिन उन चीजों के लिए संख्या जो मौजूद नहीं थी। यह एक दिमाग घुमा देने वाला विचार था। यह इसलिए नहीं था कि प्राचीन लोग बुद्धिमान नहीं थे, वे बेहद चतुर थे। वे भौतिक दुनिया से जुड़े संख्याओं के बारे में सोचते थे। तो आप कंकड़ के ढेर का उपयोग कर सकते हैं। हर भेड़ के बाहर जाने पर आप एक कंकड़ एक थैले में डालते हैं। अगर दिन के अंत में थैला खाली है तो आप जानते हैं कि आपकी सभी भेड़ें वापस आ गई हैं। अब चलिए समय में पीछे की यात्रा करते हैं कुछ अद्भुत प्राचीन सभ्यताओं के पास और देखते हैं कि उन्होंने संख्याओं के साथ कैसे जूझा। पहला पड़ाव, प्राचीन रोम। रोमनों ने हमें शानदार जल सेतु, सीधे रास्ते और रोमन अंक दिए 4, 10, 50, 100, 500, 1000। वे इमारतों में तराशने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ लंबा भाग करना मुश्किल है। एक बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास एक प्लेस होल्डर नहीं था। चलिए प्राचीन मेसोपोटामिया की यात्रा करते हैं, बाबुलियों के पास। ये लोग अद्भुत खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक संख्या प्रणाली विकसित की जो संख्या 60 पर आधारित थी। यही कारण है कि हमारे पास अभी भी 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। वे रोमनों से काफी आगे थे क्योंकि उनके पास एक स्थान धारक का विचार था। पहले वे बस एक खाली स्थान छोड़ देते थे जो अस्पष्ट हो सकता था। बाद में उन्होंने एक स्थान धारक प्रतीक जोड़ा जो एक बड़ा कदम था। हमारी यात्रा के अगले भाग के लिए हमें 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत की यात्रा करनी होगी। यहीं पर कुछ वास्तव में अद्भुत हुआ। यहीं पर कुछ नहीं, अंततः कुछ बन गया। भारतीय गणितज्ञ और विचारक केवल एक प्लेस होल्डर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शून्यता या संस्कृत में शून्य को दर्शन और आध्यात्मिकता में एक अवधारणा के रूप में सोचना शुरू किया। यह सांस्कृतिक तैयारी शायद गणितीय पहेली को सुलझा सकती थी। उन्होंने शून्य को केवल एक स्थान के रूप में नहीं बल्कि अपनी विशेषताओं वाले एक संख्या के रूप में माना। एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हमारे नायकों में से एक हैं। लगभग 628 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें शून्य का उपयोग करने के नियम बताए। उन्होंने समझाया, जब आप किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो संख्या वही रहती है। जब आप किसी संख्या से शून्य घटाते हैं तो संख्या वही रहती है। जब आप किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो आपको शून्य मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य से भाग देने की समस्या को हल करने की भी कोशिश की जो आज भी हमें उलझन में डालती है। नए अंक को एक साधारण बिंदु द्वारा दर्शाया गया जो बाद में एक छोटे वृत्त में विकसित हुआ। हमारे शून्य का पूर्वज, वह छोटा वृत्त संख्या परिवार का एक पूर्ण सदस्य बन गया। तो यह अद्भुत आविष्कार संख्या शून्य भारत में जन्मा, लेकिन यह वहां से बाकी दुनिया में कैसे पहुंचा? विचार लोगों की तरह व्यापार मार्गों के साथ यात्रा करते हैं। नया भारतीय संख्या प्रणाली अपने 10 अंकों के साथ, जिसमें शून्य भी शामिल है, इतनी उपयोगी थी कि भारत आने वाले व्यापारी और विद्वान इसकी शक्ति को तुरंत समझ गए। विज्ञान के स्वर्ण युग में अरब और फारसी विद्वान इस नए प्रणाली से मोहित थे। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उनका नाम हमें एल्गोरिदम शब्द भी देता है। लगभग 825 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय प्रणाली, जिसमें शून्य भी शामिल था, का उपयोग करके गणना करने की विधि समझाई गई। यह इस्लामी दुनिया और उससे आगे फैल गया। उनकी पुस्तक का लैटिन में अनुवाद किया गया जो एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यूरोप इसे अपनाने में धीमा था। कुछ लोगों को तो नए अंक संदिग्ध भी लगे। 1202 में फिबोनाची ने हिंदू अरबी प्रणाली सीखने के बाद लिबर अबाकी प्रकाशित की और वह आश्वस्त थे कि यह श्रेष्ठ थी। व्यापारी, बैंकर और वैज्ञानिक धीरे धीरे नए प्रणाली को अपनाने लगे। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक शून्य ने अपनी लंबी यात्रा पूरी की। तो हम एक ऐसे अंक की इतनी परवाह क्यों करते हैं जिसका अर्थ कुछ नहीं है? क्योंकि यह कुछ नहीं हमारे आधुनिक विश्व के लिए सब कुछ है। शून्य का आगमन केवल लेखाकारों के लिए सुविधा नहीं था, इसने गणित और विज्ञान में क्रांति ला दी। आप 5x-10 बराबर शून्य जैसी समीकरण में x के लिए कैसे हल कर सकते हैं बिना शून्य के? यह आधार बिंदु है। 1, 2, 3, -1, -2, -3। बिना शून्य के हम आसानी से आरण या शून्य से नीचे के तापमान को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। कलन यह अध्ययन करता है कि जब चीजें अनंत रूप से छोटी हो जाती हैं, शून्य के करीब पहुंचती हैं, तो क्या होता है? बिना शून्य के हम ग्रहों की कक्षाओं की गणना नहीं कर सकते थे या पुल और गगनचुंबी इमारतें डिजाइन नहीं कर सकते थे। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी इतिहास, विज्ञान या शानदार विचारों के एक पल को मिस न करें। इन्वेंटर ऑफ साइंस पर